लगा रहा था, लेकिन लकड़ी हिल भी नहीं रही थी। तभी बादल उसके पास आया। उसने लकड़ी को सूंघा, फिर हरिराम की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? तू भी मदद करेगा क्या? हरिराम ने मजाक में रस्सी बादल के पास कर दी, लेकिन अगले ही पल बादल ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। लकड़ी धीरे धीरे आगे सरकने लगी। हरिराम की आंखें फैल गईं। अरे, सच में खींच रहा है। कुछ ही देर में पूरा भारी लट्ठा खेत के किनारे पहुंच गया। उसी समय मोहन वहां आया। हे भगवान, ये बैल तो आधा आदमी निकला। नहीं मोहन, ये आदमी से ज्यादा वफादार है। बादल धीरे से हरिराम के कंधे से अपना सिर लगाने लगा और हरिराम भी प्यार से उसकी गर्दन सहलाने लगा। लेकिन उसी समय दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था भैरव सिंह। उसकी नजर बार बार बादल पर जा रही थी। इतना ताकतवर बैल अगर मेरे खेतों में काम करे तो आधे मजदूरों की जरूरत ही ना पड़े। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। और उधर हरिराम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका नया साथी जल्द ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। उस दिन के बाद से भैरव सिंह की नजर हर समय बादल पर रहने लगी। जहां भी हरिराम जाता, भैरव सिंह के आदमी चुपचाप वहां घूमते दिखाई देते। एक शाम हरिराम खेत से लौट रहा था। पीछे बादल धीरे धीरे चल रहा था। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। हरिराम, सावधान रहना। मैंने कल भैरव सिंह को तेरे बैल के बारे में बातें करते सुना था। बातें? क्या बातें? वो कह रहा था, इतना ताकतवर बैल गरीब आदमी के पास नहीं होना चाहिए। शायद बादल को वो लोग लेना चाहते हैं। वैसे भी भैरव सिंह तुझे पहले से पसंद नहीं करता। हरिराम कुछ पल शांत रहा, फिर हल्का मुस्कुराया। जिस चीज पर मेहनत और प्यार का हक हो, उसे कोई छीन नहीं सकता मोहन। लेकिन मोहन की चिंता कम नहीं हुई। अगली रात आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अंधेरा फैला था। गंगा और चंदू घर के अंदर सो चुके थे। लेकिन हरिराम की अचानक आंख खुल गई। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी खोल रहा हो। हरिराम तुरंत उठकर बाहर भागा और बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। 2 आदमी बादल को खोलकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बादल जोर जोर से पैर पटक रहा था। कौन है वहां? कौन है? दोनों आदमी घबरा गए। तभी पीछे से आवाज आई, चिल्लाने की जरूरत नहीं है हरिराम। भैरव सिंह अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी। मालिक, आप? सीधी बात करता हूं, ये बैल मुझे दे दे। जितने पैसे मांगेगा दे दूंगा। ये बिकाऊ नहीं है। अरे गरीब आदमी, तेरे जैसे लोग पैसे के लिए सब बेच देते हैं। गरीबी मजबूरी हो सकती है मालिक, लेकिन हर चीज की कीमत नहीं होती। भैरव सिंह का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, फिर याद रखना, आज के बाद तेरी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। कुछ दिन बाद भैरव सिंह ने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। किसी को हरिराम को मजदूरी देने से मना कर दिया, किसी को उससे बात करने से। धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। घर में फिर तंगी बढ़ने लगी। एक रात गंगा चुपचाप बैठी थी। चूल्हे पर बस थोड़ी सी दाल पक रही थी। अब क्या होगा? काम भी बंद हो गया। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता गंगा, बस आदमी टूटना नहीं चाहिए। तभी चंदू उनके पास आया और बोला, बाबा, लगता है बादल बेचैन है। हरिराम बाहर आया। बादल बार बार जमीन पर पैर मार रहा था। क्या हुआ रे बादल? लेकिन बादल लगातार खेतों की तरफ देखने लगा, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। बादल बार बार जमीन पर पैर मार रहा था। हरिराम उसे ध्यान से देख रहा था। क्या बात है बादल, तू आज इतना बेचैन क्यों है? जब से मैंने तुझे देखा है, तू बिना वजह कभी ऐसा नहीं करता। बादल फिर जोर से आवाज करने लगा। उसी समय मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा।
हरीराम, अभी अभी मैंने भैरव सिंह के आदमियों को गांव के बाहर देखा है। मुझे लगता है वो फिर से बादल को ले जाने की योजना बना रहे हैं। उसने कल गांव वालों को बुलाया है चौपाल में। मैं पहले से कह रही थी कि ये लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब हमें कुछ सोचना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, जो सही है वही होगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा थे। भैरव सिंह भी वहां खड़ा था। वो ऊंची आवाज में बोला, ये बैल साधारण नहीं है। ऐसा ताकतवर बैल मेरे खेतों में होना चाहिए। हरिराम, इसे मेरे हवाले कर दे। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन आगे आया। भैरव सिंह, जब ये बैल भटका हुआ था तब आपने इसे नहीं अपनाया। जब इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था तब हरिराम ने इसे खाना दिया, पानी दिया और अपना परिवार दिया। अब इस पर हक सिर्फ हरिराम का है। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। हम सबने देखा है कि बादल हर समय हरिराम के साथ रहता है। जानवर भी पहचानते हैं कि उनका अपना कौन है। गांव वाले एक एक करके हरिराम के पक्ष में खड़े हो गए। भैरव सिंह पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा था कि गांव वाले उससे डर कर उसका पक्ष लेंगे। तो तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो? हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ सच के साथ हैं। कुछ देर तक भैरव सिंह चुप खड़ा रहा। फिर उसने बादल की तरफ देखा। बादल सीधा हरिराम के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर हरिराम के कंधे से लगा दिया। ये देखकर सब मुस्कुरा उठे। भैरव सिंह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब उसे भी समझ आ गया था कि प्यार और विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता। संध्या का समय था। हरिराम अपने घर के बाहर बैठा था। गंगा रोटियां बना रही थी। चंदू पास में पढ़ाई कर रहा था। तभी बादल फिर से बेचैन होने लगा। बाबा, इसे फिर से कुछ हो गया है। ये बार बार ऐसे बेचैन क्यों हो जाता है? नहीं बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बादल शुरू से ही कुछ अलग और विचित्र है। इसके मन का भाव समझना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? हरिराम प्यार से बादल के सिर पर हाथ फेरता है और उसे रस्सी से छोड़ देता है। ये हमारे परिवार का सदस्य है, जिसने हमें सिखाया कि सच्चा साथ देने वाला कभी बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़ता। लेकिन शायद अब इसे अपनी मालिक की याद आ रहा है। इसे जाने देना होगा। जानवर कभी अपना घर का रास्ता नहीं भूल सकता। शायद अब ये अपने मालिक के पास ही जाना चाहता है। चंदू उदास हो गया, लेकिन वो अपने पिता की तरह ना चाहकर भी बादल को जाने देने के लिए मान जाता है। गंगा भी उनकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और सबको एहसास हो गया कि शायद अब उनके साथ बादल का रिश्ता यही तक था। बादल चलने लगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिराम भी उसके सही सलामती के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ समय बाद बादल चलते चलते एक जंगल पहुंचा। हरिराम को बहुत अजीब लगा। उसे डर भी लगने लगा था। रात होने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि उसे बादल के पीछे जाते रहना चाहिए, ताकि उसके और बादल के रिश्ते को आखिरी बार अलविदा कह सके। कुछ समय बाद बादल जंगल के बीच एक कुटिया के पास पहुंचा और वो रुक गया और आवाज लगाने लगा। और तभी उस कुटिया के अंदर से एक साधु बाबा निकले। हरिराम ये सब देख के बहुत अजीब महसूस कर रहा था। तभी साधु बाबा बोले, अरे मेरे बेटे, तू आ गया? कहाँ चला गया था? मुझे ऐसे क्यों सताता है? फिर से कहीं किसी साफ दिल के मनुष्य के पास गया होगा उसका उपकार करने। हरिराम ये सब दूर खड़े देख रहा था। तभी साधु महाराज की नजर हरिराम पे गई। तुम कौन हो बेटा? क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास ही गया था? हरिराम थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ बाबा, ये मेरे पास ही था। ये मुझे मेरे खेत में मिला था। फिर ये मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका था। फिर पता नहीं ये अचानक बेचैन होने लग गया था। और फिर मुझे लगा कि इसे अपने मालिक की याद आ गई होगी। और फिर ये मुझे यहां तक ले आया।
और अब आप दोनों का लगाव आ गया था, मुझे ऐसे क्यों सताता है? फिर से कहीं किसी साफ दिल के मनुष्य के पास गया होगा उसका उपकार करने। हरिराम ये सब दूर खड़े देख रहा था। तभी साधु महाराज की नजर हरिराम पे गई। तुम कौन हो बेटा? क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास ही गया था? हरिराम थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ बाबा, ये मेरे पास ही था। ये मुझे मेरे खेत में मिला था। फिर ये मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका था। फिर पता नहीं ये अचानक बेचैन होने लग गया था। और फिर मुझे लगा कि इसे अपने मालिक की याद आ गई होगी। और फिर ये मुझे यहां तक ले आया। और अब आप दोनों का लगाव देख के ऐसा लग रहा है कि आप इसका मालिक नहीं, पिता समान हैं। तुमने सही समझा, ये मेरा बेटे जैसा है। लेकिन शायद तुम्हें ये समझने में मुश्किल हो रहा होगा कि ये तुम्हारे पास न भटकते हुए गया था और न ही तुम यहां तक ऐसे ही चले आए हो। ये इसका माया है, इसका मोह है जो तुम यहां तक आए हो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? समझ जाओगे, सब समझ आएगा। ये बोल के साधु महाराज अपने कुटिया में गए और फिर एक छोटा सा घड़ा लाके हरिराम को दिया। बेटा, ये घड़ा तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और सच्चे हृदय के लिए है। इसे ले जाओ और जीवन में जब भी धन की जरूरत पड़े तो बस इसमें हाथ डाल देना। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी भी लालच या ज्यादा धन के चाह में इसे इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये उसी पल काम करना बंद कर देगा और एक मामूली घड़ा बन जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या माया है और आप मुझ पे ये उपकार क्यों कर रहे हैं? ये उपकार नहीं, तेरा हक है। अब जा और इसे ले जा और अपने परिवार को खुश रख। और एक बात याद रखना, यहां से जाते ही तू यहां का रास्ता भूल जाएगा और कभी मुझे और अपने इस बादल को नहीं देख पाएगा। हरिराम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि साधु महाराज ने उसके दिए हुए नाम को कैसे जान लिया। और वो अपने मन में कई सवाल लेकर और बादल से आखिरी बार विदा लेकर अपने घर की ओर निकल गया।